हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 2 का। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था, एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स का हमने क्या दे दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसमें हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात किया था। और आज हमारा है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की हमें इसलिए ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको कंस्ट्रेंट नामक प्रॉब्लम को जब हमें फेस करना रहता है, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, पहले इसका हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो यह कहता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, these are some independent coordinate। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? these are some independent coordinate which can give information of motion and position of any system। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो किसी सिस्टम के मोशन और उसके पोजीशन को अच्छे से डिफाइन कर पाए, उसके मोशन और पोजीशन के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें दे पाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें दे पाए। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन तो इससे रिप्रेजेंट हम करते हैं क्यू। तो ये जो क्यू वाला क्यू नहीं, ये है ABCD वाला क्यू। तो ये है Q1, Q2, Q3 और Q4 डैश 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 QK डैश 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 QN। और ये जो N क्या है? N है हमारा नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। N क्या है? नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हमें N का मतलब पता चल गया कि N है हमारा जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसे हमें एकदम ढंग से कवर करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इस पूरे एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। जर्नलाइज्ड वर्ड और कोऑर्डिनेट की जो जर्नलाइज्ड वर्ड और जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट जैसे वर्ड की हमें बार बार इस पूरे सीरीज में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख लिया। एग्जाम्पल कैसा लेंगे? एक कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे हम। ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि ये आपका है एक्स एक्सेस, सॉरी ये अपना हो जाएगा वाई एक्सेस। ये क्या है? ये हमारा वाई एक्सेस। ये क्या है? एक्स एक्सेस। और ये है जेड एक्सेस। और ये हमारा है ओरिजिन। ठीक है, इतने बात हम समझ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि पार्टिकल को लेता हूँ। ये पार्टिकल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इस पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट 0 है। ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और यहाँ ओरिजिन और ये जो और एट किसी हम इंस्टेंट पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा आर हो जाएगा, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ का ये रेडियस ही तो है। ये जो इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे ही समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस है। ठीक है, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे एक्स y, और इसका z 0 है तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है। इसका एक्स वाई और जेड हमारे यहाँ पे 0 है। ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, हम समझ गए। और जो ये हमें यहाँ पे एक्स और वाई मिला है, ये जो हमें यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे हमें मिला है, एक्स कॉमा वाई जो हमें यहाँ पे मिले हैं, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जेड हमारा 0 है। तो उससे पहले ऐसे हटा लेते हैं कि हमारा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये जो हमारा एक्स और वाई है, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब हम अपने आप से एक सवाल करूँ, अब आप अपने आप से एक सवाल करिए कि जो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, क्या ये इस पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे रहे हैं? तो चलिए उस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग ढूंढते हैं। तो ये हमारा जो पार्टिकल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर, इसे हम आर लिख लेते हैं ना, पोजीशन वेक्टर आर। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप, इसे हम यहाँ पे एक ऐसे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आर क्या हो जाएगा, इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और क्या होगा, जेड के कैप, लेकिन यहाँ पे जेड हमारा 0 है तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें क्या मिलेंगे, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया है, तो हम इसका वेलोसिटी वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर इसका हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, इसका पहले तो आर वेक्टर हो गया हमारा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन भी इसे हम निकाल सकते हैं, इसका डबल वेक्टर, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन है हमारा डी डबल डेरिवेटिव और डी टी, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी भी पता चल गया, अब मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पता चल गया, तो मैं यहाँ पे फोर्स भी निकाल लूंगा, क्योंकि फोर्स ही तो होता है एफ इक्वल टू एम ए, और मोमेंटम भी मैं यहाँ निकाल लूंगा एम वी। तो मैं जो ये दो हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, इन दो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से मैं इस पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड मैं आपको सारे इंफॉर्मेशंस लगभग इस पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अब हम अपने डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन में ये लिखा है कि these are some independent coordinates which can give information of motion and position of any system। तो ये कुछ ऐसे इसका पहला कंडीशन क्या है, इसका पहला कंडीशन है, यहाँ पे पहला कंडीशन लिख लेते हैं। पहला कंडीशन है कि ये इंफॉर्मेशन देने चाहिए, ये किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी भी पार्टिकल के मोशन और पोजीशन से रिलेटेड, मोशन और पोजीशन रिलेटेड। और इसका सेकंड, ये जो पहला कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो दो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो हमें यहाँ पे मिले हैं, वो जो हमें जो कोऑर्डिनेट मिले वो पहला कंडीशन को फिल कर रहा है, वो पहले कंडीशन को फिल कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा कंडीशन हमारा आ गया है, हमारा यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होने चाहिए, इन्हें कोई रूल ना कर रहा हो, यानी मतलब कि ये किसी चीज पर डिपेंडेंट ना हो, ये इंडिपेंडेंट हो, ये आत्मनिर्भर हो, ये किसी चीज पर डिपेंड ना करते हो। तो क्या ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हमें इस एग्जांपल से मिले, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं?
तो जवाब है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अगर मैं इस यहाँ से दूरी देखूँ इसकी, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ये हमारा जो आर है, आर का मैग्नीट्यूड जो है, ये जो आर का मैग्नीट्यूड है, ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये तो फिक्स रहेगा। ये जो आर वेक्टर आर आर का जो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कभी बदलेगा नहीं। ये कहीं पे भी चल जाए, ये यहाँ पे भी चल जाए, ये पार्टिकल यहाँ पे भी चल जाए, तो भी यहाँ पे आर तो उतना ही रहेगा। और जो इसका आर स्क्वायर होगा, इसका आर स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर भी हमारा होगा कांस्टेंट। आर स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट है, तो उसका आर स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आप मुझे तो ये आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या आप मुझे कहीं से भी बता सकते हैं कि जो एक्स और वाई है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये अपने मर्जी से बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े लेटर में लिख देता हूँ, इसे हम इरेज करते हैं, यहाँ पे इसे हम इरेज करते हैं। तो ये जो हमें यहाँ पे आर स्क्वायर मिला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये जो, अब बताइए मुझे कि क्या ये एक्स, ये जो आर है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये बदल रहा है, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे भी चल जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पे भी चल जाएगा, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका आर तो हमेशा फिक्स रहेगा, इसका रेडियस तो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर रेडियस बदलता रहेगा तो वो सर्कल तो है ही नहीं, वो तो अपने मर्जी से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, तो ये आर से आर, यहाँ पे आर के पाथ में ही मूव करवाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आर डिस्टेंस पर ही मूव कर पाएगा। तो क्या आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि क्या जो एक्स स्क्वायर है, ये अपने से, ये अपने मन से मूव कर सकता है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, या ये अपने मन से बदल सकता है, या तो वाई, या तो वाई अपने मन से बदल सकता है। तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा आर ही स्क्वायर जब यहाँ पे, अब ये जो हमारा आर स्क्वायर है, ये जब खुद कांस्टेंट, ये जब खुद फिक्स है, ये कांस्टेंट फिक्स है, ये जो आर स्क्वायर है ये पूरा फिक्स है, तो क्या एक्स और वाई हमारे, क्या एक्स और वाई जो है वो क्या इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं, वो डिपेंडेंट होंगे, वो अपने मन से बदल नहीं सकते हैं, वो अपने मन से बदल नहीं सकते, वो तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। ये जो एक्स है ये वाई पे डिपेंडेंट है, और ये जो वाई है ये एक्स पे डिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। लेकिन जो डिपेंडेंस यहाँ पे आ गया, तो अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, यहाँ पे हमारे जो दो हमें कोऑर्डिनेट मिले, वो तो पहला, जो हमारा पहला कंडीशन आ रहा है उसे तो फिल कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा कंडीशन है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो जो कोऑर्डिनेट हमें मिले वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो इसको ये फिल नहीं कर पा रही है। तो इसको हम इस सेकंड कंडीशन को हम फिल करने के लिए, इस सेकंड कंडीशन को हम इसको फिल करने के लिए यहाँ पे क्या, किसका मदद लेते हैं, यहाँ पे मदद लेते हैं सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम। किसका मदद लेते हैं यहाँ पे हम लोग, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम। नाम तो आपने सुना ही होगा, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। हमने किसका इस्तेमाल किया, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम। सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग सिलेंड्रिकल कार्टेशियन, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं इसे हम, शॉर्ट फॉर्म में सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम। तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ने लगी, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हमें जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना था, और जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या करेगा, कंस्ट्रेंट को हटाएगा, मतलब कंस्ट्रेंट जो एक फेस, जो कंस्ट्रेंट नामक एक प्रॉब्लम था उसको फेस करेगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं
ये यहाँ पे जैसे इसका एक्स वाई जेड होता है कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे हमारा होता है आर फाई और जेड, आर फाई जेड। क्या क्या होता है, एक होता है आर, ये होता है फाई और जेड। ये तो जेड हमारा जो इसमें वही, और ये आर ये डिस्टेंस होता है, और ये जो फाई है ये क्या होता है, एंगल होता है। ये क्या होता है, फाई, ये एंगल होता है। तो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने वेक्टर एनालिसिस में तो पढ़ा ही होगा। अगर आपने वेक्टर एनालिसिस नहीं पढ़ा है, वेक्टर एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस लेक्चर से लेकर इस लेक्चर में तो मुझे लगता है कोई भी आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमने कुछ बात, मतलब कि बस इसका बेसिक हमने जाना है, और इसमें कुछ कैलकुलेशन है भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कैलकुलेशंस आएंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे करना होगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, तो मैं तुरंत सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर या फिर जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप कमेंट करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और बाकी सारे भी वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। यहाँ पे हम 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, और वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।